हेलो एवरीवन। फर्स्ट ईयर के लेक्चर का ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा है पिछले क्लासेस में, पिछले लेक्चर में। चलिए आज हम लोग नए टॉपिक का जो है स्टार्टिंग करते हैं। ये टॉपिक है हमारा चाइल्ड सोशलाइजेशन, यानी बच्चों का समाजीकरण हम लोग आज देखेंगे। और बच्चों के समाजीकरण में कैसे हमारा पड़ोस, कैसे हमारा एक परिवार, कैसे हमारा जो धार्मिक समूह या समुदाय हैं उनकी भूमिका होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सोशलाइजेशन क्या है, समाजीकरण क्या है। तो आपने देखा होगा कि बच्चा जब छोटा होता है उसे भूख लगती है, उसे प्यास लगती है, उसे नींद लगती है, उसे चोट लगती है, तो वो अपनी बातों को बोलकर इन द सेंस वो रोकर जो है अपनी बातों को रख पाता है। उसके पास कोई दूसरा जरिया नहीं होता। तो ये भूख लगना, नींद आना, चोट लगना, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक छोटे से बच्चों की जो है वो क्या है, तो ये फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स है, ये शारीरिक रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, उम्र के पड़ाव में जैसे जैसे वो विकास करता जाता है, धीरे धीरे वो अपने घर और परिवार से निकलकर बाहरी परिवेश यानी सामाजिक परिवेश में जो है वो आना शुरू करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक बच्चों का जो घरेलू दायरा है, अब उम्र के पड़ाव के साथ जो है ये दायरा घरेलू परिवेश से निकल के जो है ये सामाजिक परिवेश में जो है वो बढ़ता है। यानी उसका जो है दायरा भी धीरे धीरे क्या होता है, तो बढ़ने लगता है। और इससे होता क्या है कि बच्चा जो है धीरे धीरे सामाजिक परिवेश में जो है वो शामिल होने लगता है और सीखना प्रारंभ करता है। और वो जिन गुणों को सीखता है, जिन चीज़ों को सीखता है, जिन चीज़ों को वो अपने जीवन में अपनाता है, जिनका वो अवधारणा करता है, उन गुणों को सीखने की प्रक्रिया को हम लोग जो है समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण सभी लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि समाज में आप अगर रहते हो तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि समाज के विकास में आपका भी अहम योगदान होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई समाजीकरण की अवधारणा की। परिभाषा की हम लोग बात करें तो होता क्या है कि हमने अभी ही देखा कि बच्चा जब समाज के संपर्क में आता है, बच्चा जब सामाजिक परिवेश में आता है, तो वो आने के बाद क्या होता है कि वो मानवीय गुणों को, सामाजिक गुणों को और सांस्कृतिक गुणों को सीखना प्रारंभ करता है। और सीखने की इसी प्रक्रिया को जो हम लोग जो है समाजीकरण कहते हैं। ये हम लोग इन शॉर्ट में कह सकते हैं। आगे एक हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है डी फ्लेयोड। तो डी फ्लेयोड कहते हैं कि समाजीकरण जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जिस तरह से अधिगम निरंतर सीखने की प्रक्रिया है, ठीक उसी तरह से समाजीकरण भी हमारा क्या है, तो निरंतर जो है एक चलने वाली जो है प्रक्रिया है, जो कभी समाप्त नहीं होती। ये जीवन प्रयत्न या प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है, जो समाज में समय के साथ, बदलाव के साथ मांग की जो है वो डिमांड होती है। यानी अगर आप समय के साथ अगर आप बदलते हो, समय के साथ जो है सामाजिक चीज़ों में अगर आपकी बदलाव देखने को मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि आपका समाजीकरण जो है वो सकारात्मक दृष्टि से हो रहा है। आगे हम लोग बात करें तो समाजीकरण क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स जो एक अवधारणा है। यानी एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा जब सामाजिक परिवेश में आता है, तब से लेके वो धीरे 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 जो है अपने अनुभवों के आधार पर जो है उन गुणों को धारण करता जाता है। अपने जीवन में जो है विकास उसका जो है होता रहता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है एक
चलने वाली जो एक बृहत जो है प्रक्रिया है। समाजीकरण से सिर्फ हम लोग बच्चों को या मानव को सामाजिक या सांस्कृतिक संसार से ही परिचित नहीं करवाते, उनको सिर्फ और सिर्फ सामाजिक या सांस्कृतिक चीज़ों के बारे में ही नहीं बताते, बल्कि इन गुणों को हम लोग एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन हम लोग ट्रांसफ़र भी करते हैं। कहने का मतलब हम लोगों के माता पिता, हम लोग के दादा दादी ने जो संस्कार उनको मिले हैं अपने पूर्वजों से, वही संस्कार वो हम लोगों को देते। बड़ों का आदर करना, समय से उठना, विद्यालय जाना, झूठ नहीं बोलना, ईर्ष्या नहीं करना, किसी दूसरे पर हिंसा नहीं करना, समाज में सबके साथ मिलजुल कर रहना। तो ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसे मानवीय या सामाजिक गुण हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो है ये हमारा क्या होती रहती है, तो हस्तांतरित जो है वो होती रहती है। एक हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है बैकमैन। तो बैकमैन क्या कहते हैं कि बच्चा जब अपने घरेलू परिवेश से जब बाहर निकलता है तो वो क्या होता है कि दूसरे लोगों से मिलना जुलना शुरू करता है, दूसरे लोगों से उसका दायरा जो है वो बढ़ता है और अपने अंतःक्रियाओं के माध्यम से वो सीखना प्रारंभ करता है। और इससे क्या होता है कि उसके जीवन में जो है वो परिवर्तन जो है वो देखने को मिलता है। और यही परिवर्तन की प्रक्रिया को हम लोग जो है समाजीकरण कहते हैं। एक हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है चैपलिन। तो चैपलिन कहते हैं कि किसी विशेष संस्कृति की प्रथाओं, आदतों और लोकचारों को सीखने की प्रक्रिया ही जो है समाजीकरण है। यानी आप जिस समाज में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के जो इथिक्स है, वहाँ के जो सिस्टम है, वहाँ के जो अनुशासन है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसका जब आप पालन करते हैं तो आप कह सकते हैं कि आपका समाजीकरण हो रहा है। आप समाज के विकास में सकारात्मक योगदान जो है वो दे रहे हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि बच्चों के समाजीकरण में जो है वो पास पड़ोस की क्या भूमिका होती है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो घर से निकल के अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ काफ़ी घुलना मिलना पसंद करते हैं। आस पड़ोस के बच्चों के साथ वो खेलते कूदते हैं, आस पड़ोस के बच्चों के साथ वो विद्यालय जाते हैं, आस पड़ोस के बच्चों के साथ उनका घर के बाद मैक्सिमम टाइम जो स्पेंड होता है वो आसपास के ही बच्चों के पास होता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि बच्चों के समाजीकरण में आस पड़ोस का क्या योगदान है। तो आप देखेंगे सबसे पहला पॉइंट है भाषा शैली और बोलचाल। तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपका कोई अगर बच्चा है और अगर वो आसपास के लोगों के बच्चों के साथ अगर वो खेलता है तो आप देखेंगे उसकी भाषा शैली में भी बदलाव होती है। अगर वो अच्छे संस्कार वाले बच्चे को, अगर वो शिक्षित परिवार के बच्चों के साथ खेलता है तो आप देखेंगे कि उसकी भाषा शैली जो है काफ़ी सुदृढ़, उसकी भाषा शैली काफ़ी स्पष्ट और उसकी भाषा शैली सामाजिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी बढ़िया होती है। लेकिन अगर उसके आस पड़ोस में बच्चे जो है वो शिक्षित नहीं हैं, आस पड़ोस में बच्चे जो है संस्कारी नहीं हैं, तो उसकी भाषा शैली पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। बच्चे उन शब्दों को भी सीखते हैं जो समाज के दृष्टि से जो है वो अपनाने योग्य नहीं है। हम लोग कह सकते हैं कि पास पड़ोस से बच्चे के बोलचाल, बच्चों के भाषा शैली पर जो है वो असर पड़ता है। अब आगे बात करें कि अगर आपके समाज में, अगर आपके आसपास में अगर अच्छे विद्यालय हैं, अच्छे पुस्तकालय की व्यवस्था है, अच्छे जो है प्लेग्राउंड की व्यवस्था है, तो आप देखेंगे कि बच्चे का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास जो है वो काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी बढ़िया होता है। क्योंकि अगर अच्छा एक विद्यालय है तो वहाँ पे अच्छे टीचर होंगे,
अच्छे बच्चे होंगे, तो बच्चों के विकास में ये सारी चीज़ें जो है वो सकारात्मक रूप से जो है अहम भूमिका निभाती है। अगर आसपास में लाइब्रेरी है तो बच्चे को अच्छे अच्छे किताब पढ़ने को मिलते हैं। अगर आसपास में प्लेग्राउंड है, खेलने का मैदान है, तो बच्चे को खेलने का जो है वो बहुत सारा जो है वो सुविधाएं मिलती है। बच्चे अपने दूसरे टोले के बच्चों के साथ वो खेलते हैं और उनके बीच में अनुभवों का जो है आदान प्रदान होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बच्चों के शैक्षिक विकास में जो है वो पास पड़ोस का भी अहम योगदान होता है। आगे हम लोग बात करें तो धार्मिक और वो नैतिक मूल्यों का विकास, यानी बच्चों में धार्मिक और नैतिक मूल्यों के विकास में पास पड़ोस का क्या योगदान है। तो आप देखते होंगे कि पास पड़ोस में विभिन्न तरह की जो है वो धर्म संबंधी जो है वो कार्यक्रम और योजनाएं जो है होती रहती है, जिसे समाज में निभाने की जो है प्रथा है। और जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि भारत जो है वो अनेक धर्मों का संघ है। यहाँ पर किसी न किसी दिन किसी न किसी तरह का पर्व जो है वो मनाया ही जाता है अक्सर। तो बच्चे जो है अपने पड़ोस में इन धार्मिक कार्यक्रमों को, इन धार्मिक क्रियाकलापों को प्रत्यक्ष रूप से जो है उसका अनुभव करते हैं, जिससे बच्चे जो है धर्म, मर्यादा, रीति रिवाज, नैतिकता, अनुशासन अपने पड़ोस से ही जो है वो सीखते हैं और वो जैसा देखते हैं वैसा ही अनुसरण भी करते हैं, जिससे उनका समाजीकरण जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि बच्चों के समाजीकरण में एक संयुक्त परिवार, एक विस्तृत परिवार का क्या योगदान है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि संयुक्त परिवार हमारा जो ज्वाइंट फैमिली क्या होता है। एक ऐसी फैमिली जिसमें कम से कम 3 पीढ़ी है, जैसे दादा दादी, माता पिता और बच्चे। तो ऐसी फैमिली को हम लोग कहते हैं ज्वाइंट फैमिली। और जब दादा दादी, माता पिता और बच्चे, जब 3 पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है क्या है, एक संयुक्त परिवार है या जो एक ज्वाइंट जो है वो फैमिली है। अब अगर कहीं पे ज्वाइंट फैमिली आपको देखने को मिलता है, अगर परिवार में इन सदस्यों का अगर समायोजन है, तो बच्चों के विकास में भी जो इनका अहम योगदान होता है। परिवार में बच्चे जो हैं वो दादा दादी से अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन के, अच्छी अच्छी कविताएँ सुन के उनमें संस्कार का विकास होता है। वो संस्कार की बातें अपने बड़े बुजुर्ग से सीखते हैं, कैसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, कैसे छोटों के साथ प्यार करना चाहिए, कैसे अतिथियों के सामने जो है पेश आना चाहिए। तो बच्चे जो हैं वो अपने दादा दादी, नाना नानी के माध्यम से जो है उनका जो है बौद्धिक विकास जो है वो होता है। आगे बात करें तो परिवार में जितने सदस्य होते हैं और जो भी सदस्य जो क्रियाओं को संपन्न करते हैं, बच्चा प्रत्यक्ष रूप से उसे देखता है और उनकी क्रियाओं को वो अवलोकन करता है और उसके बाद उसका वो अनुसरण करता है। आपने देखा होगा कि घर में अगर बड़ी बहन है, घर में अगर बड़ा भाई है, एक छोटा जो बच्चा है वो धीरे धीरे जो अपने बड़े भाई और बड़े बहन का जो है वो अनुसरण करता है। घर में अगर मम्मी पापा अगर पूजा पाठ करते हैं तो बच्चे का भी भावना जो है वो सकारात्मक दृष्टि से धार्मिक होता है, घर के वो धार्मिक क्रियाकलापों में भी जो है वो भाग लेता है। तो आप कह सकते हो कि परिवार के जो भी सदस्य हैं, जिन क्रियाओं को वो संपन्न कर रहे हैं, तो बच्चे भी उन क्रियाओं को, उन एक्टिविटीज़ को जो है अपने लाइफ में जो है वो उतारते हैं। आगे हम लोग बात करें तो अगर परिवार अगर आपका आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, तो उन परिवारों में बच्चों की परवरिश जो है वो काफ़ी बढ़िया होती है, जिससे उनकी आवश्यकताओं की जो है वो पूर्ति होती रहती है। परिवार में प्यार, सौहार्द और अगर आपसी भाईचारा है
तो बच्चों में भी उन गुणों का जो है वो समावेशन जो है वो होता है। बच्चे में भी जो है भाईचारे की भावना जो है वो जागृत होती है, उसमें भी एक दूसरे को लेकर जो है वो संवेदना जो है वो रहती है। अब आगे बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को थोड़ी सी स्वतंत्रता दी जाए, बच्चों को थोड़ी सी आज़ादी दी जाए, उसे खेलने कूदने के लिए आज़ादी दी जाए, उसे पढ़ने के लिए भी आज़ादी दी जाए। यानी घर में अनुशासन तो हो, लेकिन बच्चा क्या चाहता है उस पर भी जो है हमारे परिवार को जो है वो सोचना चाहिए। और अच्छे परिवार के लोग सोचते भी कि बच्चे को थोड़ा सा स्पेस दिया जाए ताकि वो अपने मन के हिसाब से कर सके। लेकिन हाँ, उसका ऑब्जर्वेशन जो है वो ज़रूरी है, उसका अवलोकन ज़रूरी है कि बच्चा जो है वो कर क्या रहा है। और इस तरह से आप देखेंगे कि बच्चे का विकास जो है, बच्चे का जो सामाजिकरण जो है, इसकी गति जो है वो थोड़ी सी तीव्र हो जाएगी। जिस घर में बच्चे को बार बार रोका जाए, बच्चे को टोका जाए, बात बात में उसे डांट दिया जाए, तो उस बच्चे का सामाजिकरण नहीं हो पाता। वो बच्चा इंट्रोवर्ट होता है, वो बच्चा जो है कुंठित हो जाता है, वो अंदर ही अंदर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की लालसा जो है वो लिए बैठे रहता है। आगे हम लोग बात करें तो घर के सदस्यों को देखकर घर के परिवार के लोग कब उठते हैं, घर के परिवार लोग कैसे बात करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरह के क्रियाकलाप को संपन्न करते हैं, उसी को देखकर जो है हम लोग जो है अपने बच्चे में जो है इन गुणों को देखते हैं। किसी भी बच्चे को हम लोग जब देखते हैं तो उसके एक्टिविटी को देख के, उसके क्रियाकलाप को देख के हम लोग ये पता करते हैं कि बच्चे का परिवार कैसा है। अगर बच्चा बड़ों का अगर आदर करता है, उसकी भाषा शैली जो है काफ़ी बढ़िया है, उसकी बौद्धिक क्षमता काफ़ी बढ़िया है, तो हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है एक समृद्ध परिवार से जो है वो संबंधित होता है। आगे हम लोग बात करें कि जिस प्रकार से माता पिता बालक का पालन पोषण करते हैं, उसी के अनुसार बालक में जो है भावनाएं जो है वो विकसित होती है। यानी अगर एक छोटे से बच्चे का अगर पालन पोषण अगर काफ़ी बढ़िया से किया जाए, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, तो बच्चे में भी जो है वो भावनाएं जो है वो काफ़ी बढ़िया होती है। आगे बात करें तो परिवार के सदस्य बालक के साथ सहानुभूति रखते हैं, जिससे बालक में अपनत्व की भावना विकसित होती है। आपने देखा हो कि जो माता पिता, जो दादा दादी, जो भाई बहन होते हैं, घर में एक छोटा सा अगर बच्चा है तो सारे लोग उस बच्चे से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जुड़े होते, और ये अपनत्व की भावना धीरे धीरे बच्चे में भी जो है वो विकसित होने लगता है। और जैसे जैसे उम्र के पड़ाव के साथ वो बड़ा होता जाता है, विकसित होता जाता है, वैसे वैसे उसमें भी जो है अपनत्व की भावना का संचार और होता है। आगे हम लोग बात करें तो परिवार के सदस्यों की सहकारिता बालक को सामाजिक बनाने में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और आपने देखा होगा कि बच्चा जो सीखता है उसके बाद धीरे धीरे वो परिवार के क्रियाकलापों में जो है वो सहयोग करने लगता है। आप देखेंगे कि अगर कोई गेस्ट आ जाए और अगर आप बोल दे बच्चे को पानी लाने के लिए, तो वो आपको पानी ला के देता है। अगर किसी तरह का धार्मिक क्रियाकलाप है तो उसमें भी बच्चे का काफ़ी योगदान जो है वो बढ़ जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर परिवार में लोग शिक्षित हैं, लोग सभ्य हैं, तो बच्चे में जो है इन मानवीय गुणों का संचार होता है, जो उसके समाजीकरण के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि बच्चों के समाजीकरण में धार्मिक समूहों की क्या भूमिका है। तो आगे हम लोग बात करें धर्म। तो धर्म का अगर हम लोग सामान्य तौर पर अर्थ लें तो धर्म का मतलब होता है ऐसी बातें जिसे हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, ऐसी बातें जिसको जीवन में धारण करने से जीवन में परिवर्तन, आपका जो भी क्रियाकलाप हो वो एक सकारात्मक दृष्टि से। तो कहता है कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि प्रत्येक धर्म के कुछ संस्कार, परंपरा, आदर्श और मूल्य होते हैं।
क्योंकि बच्चा समाज में रहता है और धर्म जो है वो समाज में पनपता है। तो जो भी क्रियाकलाप, जो भी सभ्यता और संस्कृति जो है वो एक धर्म में देखने को मिलता है, तो बालक जो है उन धर्मों के व्यक्तित्व और समूह के संपर्क में आता जाता है। आप देखोगे दशहरा होता है, आप देखोगे दिवाली होती है, छठ होता है, तो धीरे धीरे बच्चों के मन में उन धर्मों के चीज़ों के प्रति जो है वो लालसा जानने की बढ़ती जाती है और धीरे धीरे जो है वो उन बातों को स्वाभाविक रूप से सीखना प्रारंभ कर देते हैं कि दशहरा है तो उसमें क्या होता है, दशहरा है तो उसमें जो है घर परिवार समाज में क्या होता है, मेले का उत्सव जो है वो मनाया जाता है। आगे हम लोग बात करें तो बच्चों में धार्मिक ज्ञान होने से वो शांतचित्त का होता है, यानी अगर बच्चे में अगर धार्मिक ज्ञान का अगर संचार हो रहा है तो बच्चा जो है वो शांतचित्त होगा, सत्य बोलने वाला होगा, कर्तव्यनिष्ठ होगा और दृढ़ विश्वास की भावना से वो काफ़ी जो है वो संपन्न जो है वो होता है और वो समाज में धार्मिक क्रियाकलापों में उसकी सहभागिता भी जो है वो देखने को मिलती है, जो उसके समाजीकरण का एक अहम परिचायक है। यानी इससे पता चलता है कि बच्चा समाज के विकास में जो है वो अपना योगदान दे रहा है। उसमें सहकारिता की भावना, सौहार्द की भावना, सहानुभूति की भावना जो है वो संचारित हो रही है, यानी उसका समाजीकरण हो रहा है। बच्चा जो है वो धार्मिक गुणों के कारण जो वो न्याय अन्याय के बीच अंतर, सही और गलत के बीच अंतर, गुण और अवगुणों के बीच के अंतर जो है वो करना सीख जाता है। अब आगे थोड़ा सा लोग बात कर लेते हैं एक समुदाय की। तो बालक के समाजीकरण में जो है समुदाय अथवा एक समाज का जो है गहरा प्रभाव होता है। प्रत्येक समाज अथवा समुदाय अपने विभिन्न साधनों और विधियों के द्वारा बालक का समाजीकरण करना अपना प्रत्येक कर्तव्य समझते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई समाज है और समाज में अगर बच्चे रह रहे हैं तो बच्चे का कैसे विकास हो, बच्चे का समाजीकरण कैसे हो, इसके लिए एक कम्युनिटी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को उन सारी चीज़ मुहैया करवाया जाए जिनसे बच्चों का जो है विकास, जैसे विद्यालय का होना, जैसे लाइब्रेरी का होना, प्लेग्राउंड का होना, आस पड़ोस के लोगों का शिक्षित होना, आस पड़ोस में जो है वो हरियाली का होना। तो ये सारे ऐसे चीज़ हैं जो बच्चों के समाजीकरण में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अहम भूमिका जो है वो निभाते हैं। और इन साधनों के अंतर्गत जो है बच्चा जो है जातीय एवं राष्ट्रीय प्रथाएं, परंपरा, मनोरंजन और पूर्ण धारणाएं जो है वो आता है। यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चा जैसे जैसे जो है समुदाय के चीज़ों का वो उपयोग करता जाता है, समुदाय के जो अपनी जो विश्वास और जो प्रथा है उसका अनुकरण करता जाता है, वैसे वैसे बच्चों में जो है समाजीकरण की भावना जो है वो धीरे धीरे और बढ़ती जाती है। तो हम लोग फाइनली जो है समराइज़ कर सकते हैं कि हमारा जो है समाजीकरण जो है वो क्या है, तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो ताउम्र ये हमारी क्या होती रहती है, चलती रहती है। और समाज में बच्चों का समाजीकरण होना भी जो एक बहुत ज़रूरी है। तो हमने इन शॉर्ट में बच्चों के समाजीकरण टॉपिक को जाना और समझा, और आई होप कि आपको भी ये टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा।